सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। वेल, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। यह कहानी मैंने अपने पिताजी से सुनी थी। पिताजी बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उस समय गांव का जो प्राइमरी स्कूल था वो गांव से थोड़ा दूरी पर था। उस जगह के बारे में लोगों की मान्यताएं थी कि वहां पर कोई सैद रहता है। हमारे पहाड़ों में मान्यता है कि किसी मुसलमान पुरुष की भटकती हुई आत्मा सैद बन जाती है। हम छोटे थे तो हम भी सैद की कई कहानियां सुनते रहते थे। कई लोगों का दावा था कि सैद उन्हें मिला और उसने हमसे सिगरेट मांगी। बोला तो कई लोगों ने यह भी था कि सैद जिससे मिलता है उससे सिगरेट ज़रूर मांगता है और जो उसे सिगरेट नहीं देता वो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी करता है। इसका कारण लोग मानते हैं कि सैद आग से डरते हैं, इसीलिए सिगरेट मांगकर तसल्ली करते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ है या नहीं। खैर, अब सच्चाई जो भी रही हो, हमने तो यही सुना है, देखा नहीं। उसी प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूरी पर एक पशु अस्पताल था जहां पर कर्मचारियों के रहने के लिए आवास भी था, परंतु कोई भी कर्मचारी वहां पर रात में रुकना नहीं चाहता था। वहां के बारे में इतनी भ्रांतियां थी कि शाम होते होते ही वहां का इलाका सुनसान हो जाता था। दिन में तो वहां लोग गाय चराने भी चले आते थे और स्कूल वगैरह के कारण थोड़ी हलचल रहती, पर रात के समय वहां पर ऐसा नहीं था। आज वहां पर इतना विकास हो गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता किसी ज़माने में इस स्थान के बारे में ऐसी भ्रांतियां भी रही होंगी। तो भाई, उस पशु अस्पताल में एक पशुओं के चिकित्सक आए जो कि शहर से आए थे नए नए। वो गांव की ऐसी फालतू बातों पर विश्वास नहीं करते थे। जब गांव वालों ने उन्हें कहा कि रात के समय आप वहां पर मत रुकिए, गांव में ही कमरा ले लीजिए, तो वे माने नहीं। उन्होंने अपना सामान वहीं जमा लिया और रात को भी वहीं रहने का मन बना लिया। सारे कर्मचारी अपने अपने घर चले गए। उस समय ना तो फोन थे ना टेलीविजन, तो मनोरंजन का कोई साधन तो था नहीं। उन्होंने शाम ढलते ही भोजन बनाना शुरू कर दिया। सब्जी बना ली और फिर रोटियां बनाने लगे। रोटियां बनाते बनाते उन्होंने एक चीज़ पर गौर किया कि वो रोटी बनाकर टोकरी में रखते जा रहे हैं और रोटियां गायब होती जा रही हैं। ये बात बाद में उन्होंने खुद बताई थी। अब उन्हें लगा शायद गांव के लोगों की शरारत है और वो लोग उन्हें डराना चाहते हैं। उन्होंने जोर जोर से आवाज़ लगाई, कौन है यहाँ पर जो ये सब कर रहा है? तभी उसी वक्त उनके भवन की छत पर, जो कि टीन की बनी हुई थी, उस पर एकदम से पत्थर से बरसने लगे। अब तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और बाहर आकर इधर उधर देखकर चिल्लाने लगे, कौन है? तुम लोग मुझे डराना चाहते हो ना, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। अरे मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तुम लोगों को मैं देख लूँगा। और वो ऐसा बोलकर इधर उधर किसी को ढूंढने लगे, ये जानने के लिए कि किसकी शरारत है, मगर उन्हें कोई भी नजर ना आया। फिर वो अंदर गए और रोटियां बनाने लगे। रोटियां बनाई और रोटियां गायब होती गई। सिलसिला जारी रहा। अब तो उन्हें सच में थोड़ा डर लगने लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रोटी गायब कैसे हो रही है, क्योंकि अब वो कंटिन्यूसली उस रोटी पर ही नज़र टकाए बैठे थे। फिर थोड़ी देर में किसी ने फिर से छत पर पत्थर फेंका। वे फिर बाहर गए और चिल्लाने लगे, कौन है जो ये सब कर रहा है? दम है तो सामने आओ ना। पर इस बार तो उनका कहना ही था कि एक विशालकाय सैद उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो भी कोई कम साहसी नहीं थे। टॉर्च से ही उसके मुंह पर रोशनी करने लगे। जैसे जैसे उसका मुंह देखना चाहते वो और लंबा होता जाता, और ऐसा देखकर उनके होश उड़ गए और वो हो गए बेहोश। सुबह हुई मगर उन्हें होश ना आया।
पहले ज़माने में गांव के लोग सच्चे और सरल होते थे। उन्हें रात भर डॉक्टर साहब की चिंता लगी रही, न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। सुबह सुबह ही कुछ सयाने लोग वहां आ गए। देखा तो बीच मैदान में डॉक्टर साहब बेहोश पड़े हैं। घर के कमरे का दरवाज़ा खुला है और सब लोगों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश करी, मगर वो आए नहीं होश में। तब उन्होंने वहीं पास ही में मुसलमानों के गांव से मौलवी को बुलाया। मौलवी साहब ने अपने साथ लाए पानी के कुछ छींटे उनके ऊपर डाले और फिर वो होश में आ गए। उनकी आंखें चमक रही थी। मौलवी सबके सामने ही उनसे उर्दू में बात करने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि डॉक्टर साहब भी उनसे उसी भाषा में बात कर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। काफ़ी देर तक बातचीत हुई और बीच बीच में डॉक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा क्रोध में बात करते और फिर शांत हो जाते। फिर कुछ समय के बाद वो एकदम निढाल पड़ गए। मौलवी साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब के ऊपर सैद आ गया था, जिस वजह से डॉक्टर साहब के अंदर का सैद मौलवी साहब से बात कर रहा था। मौलवी साहब ने बताया कि वो कह रहा था कि ये उसी की भूमि है, लेकिन गांव वालों ने उस पर अतिक्रमण करके पशु अस्पताल का निर्माण करा दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था। परंतु चूंकि सैद बुरी आत्माएं नहीं होती, इसीलिए मौलवी साहब के समझाने पर वो मान गया और उसने वायदा किया कि वो इस जगह को छोड़कर चला जाएगा और फिर भविष्य में किसी को भी तंग नहीं करेगा। इसीलिए अब गांव वालों को उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में डॉक्टर साहब जब अपनी चेतना में आए तो उन्होंने रात की घटना का सविस्तार वर्णन किया। बोलते बोलते बेचारे बहुत डर जाते थे। इस घटना से डॉक्टर साहब इतना डर गए थे कि वो फिर से रात को कभी भी वहाँ रुके नहीं। बहुत जल्द उन्होंने वहाँ से अपना तबादला भी करवा लिया। ये अगली घटना है बताई है हमारे सब्सक्राइबर अहमद ने। आइए उनकी घटना को जानते हैं। ये घटना एक अरब देश की है। ये घटना एक अरब देश की है और एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर किस्सा है। एक काफ़ी मशहूर सिंगर थी जिनका नाम था नोरा अल टकाका। इनकी आवाज़ काफ़ी सुरीली थी और काफ़ी सारे लोग इन्हें अपनी शादियों में बुलाया करते थे। एक दिन की बात है, जब ये अपने घर पर थी तो उस दिन एक जगह से कॉल आई। कॉल पर एक औरत थी जो कि इन्हें अपने बेटे की शादी में गाना गाने के लिए बुलवा रही थी और उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम बताई थी जो कि वो नोरा को देना चाहती थी। नोरा थोड़ा नर्वस हो गई थी पर उसने हाँ बोल दिया। शादी की रात को लगभग 2-2:30 बजे नोरा और उनकी टीम वहां पर पहुंचे तो उन्हें बाहर गेट के पास 2-3 लोग खड़े दिखे। वहां पहुंचकर उन्होंने गाड़ी रोकी और बाहर निकल गए और अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई और कहा, मैंने ही आपको बुलाया था, मेरे बेटे की शादी है। सारे लोगों को वो अंदर लेकर गई और कहा कि यह है आप लोगों का रूम, आप जल्दी से अपनी तैयारियां कर लीजिए और स्टेज की तरफ आइए। उनकी बात मानते हुए नोरा और उनकी टीम तैयार होकर स्टेज पर आ गए। पहले से सब कुछ ठीक था, सारे लोग वहां नाच रहे थे, गा रहे थे, सब बढ़िया था। पर अचानक से सारे लोग थोड़ा अजीब किस्म का डांस करने लगे। मतलब उनका बर्ताव काफ़ी अजीब सा हो गया था। तब नोरा के एक टीम मेंबर की नज़र एक आदमी के पैरों पर गई और उसने पूरी टीम को उस तरफ देखने के लिए कहा। पूरी टीम ने उस आदमी के पैर देखे तो सभी लोग एकदम हैरान हो गए क्योंकि उन सब के पैर बिल्कुल घोड़ों के जैसे थे। नोरा और उनकी टीम ने जैसे तैसे करके सबसे कहा कि हम थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं। उस औरत ने कहा कि ठीक है, जाइए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए और फिर आइएगा। फिर जब पूरी टीम अपने रूम में गई तो सब आपस में बहस करने लगे कि ये सब क्या था। उनके पैर देखे तुम लोगों ने? थोड़ी देर तक ये लोग बहस करते रहे और फिर समझ गए कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं है। फिर उन्होंने ये डिसाइड करा कि बस वो 5 मिनट और परफॉर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। वो लोग दोबारा स्टेज पर गए और उन्होंने गाना शुरू कर दिया।
तब वो सारे लोग और जंगली किस्म से नाचने लगे और कुछ तो चिल्लाने भी लगे। तब एक मेंबर की नज़र फिर से उन लोगों के पैरों पर गई और वो चीख दिया इस बार, इनके पैर देखो। तब सारे लोग और अजीब तरीके से उनकी तरफ देखने लगते हैं और देखते ही देखते काफ़ी अजीबोगरीब और डरावनी सी आवाज़ें निकालने लगते हैं। नोरा के मन में बस एक चीज़ चल रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके तुरंत बाद फजर की अजान शुरू हुई और सारे लोग गायब हो गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि ये सब क्या था। वो लोग तुरंत ही अपनी कार के पास गए तो वहां से एक बूढ़े व्यक्ति जा रहे थे। उन्होंने उन्हें देखते के साथ ही पूछ लिया, तुम लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? तो टीम ने कहा कि हमें यहाँ शादियाँ बुलाया गया था गाना गाने के लिए। तब उन दादाजी ने बस जवाब दिया, हाँ बस मैं समझ गया क्या हुआ है, एक काम करो यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। एक बार बस घर जाने के बाद इंटरनेट या कहीं पर इस जगह के बारे में सर्च कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनने के बाद नोरा और उनकी टीम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकी और वापस आ गई वहाँ। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। जाति से वो ब्राह्मण था। उसके पास पुश्तैनी संपत्ति बहुत थी और स्वयं भी उसने खूब पैसा अर्जित किया था। इस कारण वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। उसके 4 लड़के और 5 लड़कियां थी। उसके सभी बच्चों का विवाह भी हो चुका था सिवाय सबसे छोटी लड़की विमला के। विमला की भी मंगनी हो रखी थी और कुछ ही दिनों में उसका ब्याह होने वाला था। इसी बीच जयप्रकाश का अपने ही गांव के किशनलाल से झगड़ा हो गया। किशनलाल नीची जाति का व्यक्ति था। ये उस जमाने की बात है जब समाज में जाति प्रथा जैसी कुरीतियां फैली हुई थी। झगड़े के कारण भूमि का विवाद था। दरअसल जयप्रकाश ने किशनलाल की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया था और अब वो उसे अपनी ही जमीन बता रहा था। किशनलाल ने उसकी शिकायत गांव की पंचायत में भी करी, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। सभी ने जयप्रकाश का ही साथ दिया और बेचारा किसान रोता रहा। गांव की पंचायत से हार कर किशनलाल के मन में जयप्रकाश से बदला लेने की इच्छा बलवंत हो गई। वो किसी भी हालत में उससे अपना बदला लेना चाहता था। वो अपने तांत्रिक के मामा के पास गया जो कि दूसरे गांव में रहते थे। उसने अपने मामा को पूरी बात बताई और कहा कि मैं जयप्रकाश से किसी भी हाल में बदला लेना चाहता हूँ। तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो मेरे पाँव पर पड़े और मेरी ज़मीन ही मुझे वापस मिल जाए। और हाँ, ध्यान रखना, मैं केवल उसको सबक सिखाना चाहता हूँ, जान माल का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसका मामा बोला, ठीक है, तू घर जा, मैं अपनी विद्या से उसे तेरे कदमों में ला पटकूंगा। कुछ दिनों के बाद जयप्रकाश की बेटी विमला का ब्याह हुआ और वो अपने ससुराल आ गई। दूसरे दिन अंधेरे उठकर ही वह गांव की महिलाओं के साथ दिशा मैदान को गई। तभी उसने देखा कि उसके बगल में एक भयानक शख्स वाला शख्स बैठा हुआ है। वो बिल्कुल काला सा था, एकदम काला साया, जो कद में लगभग 1.5 फुट का रहा होगा। वो चिल्लाते हुए वहां से भागी। सभी महिलाओं ने समझा कि कोई जंगली जानवर रहा होगा, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे भागे। वो नई नवेली दुल्हन थी और उसे उस गांव के रास्तों की भी जानकारी नहीं थी। तो फिर वो एक जगह पर आकर रुक गई। उसने देखा कि वो साया उसके सामने हंस रहा है। जब महिलाएं उसके पास आई और उससे उसके भागने का कारण पूछा तो उसने कहा, वो देखो, वो क्या है, बहुत ही भयानक है। ऐसा डरावना जानवर कौन सा है ये? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। महिलाओं ने कहा कि क्या बोल रही हो, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सब ने कहा, हो सकता है कोई जंगली जानवर रहा हो, उसे देखकर डर गई हो। बात आई गई हो गई। शाम को बहुत गौशाला में दूध दूह रही थी। तभी उसने देखा गाय जोर जोर से रंभाने लगी और उस पर लात और पूंछ से मारने लगी। उसके साथ उसकी ननद भी आ गई और वो बोली, भाभी लगता है गाय आपको अनजान समझकर ऐसा कर रही है, आप छोड़ो, मैं कर लेती हूँ। वो बोली ठीक है
उसने दूध का डिब्बा अपनी ननद को दिया, लेकिन ननद के पास भी गाय वैसा ही कर रही थी। उनका नंभाना और अजीब तरह से पूंछ हिलाना बंद नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा गाय के ठीक पीछे से वही डरावनी शक्ल वाला साया उसको घूर रहा है। वो वहीं डर के मारे बेहोश हो गई। उसकी ननद बहुत डर गई और वो भागकर घर के पास गई और अपने भैया को बुलाकर लाई। तब उसके मुंह पर पानी के छींटे वगैरह मारकर उसे होश में लाया गया। सबने समझा शायद थकान की वजह से उसे कमजोरी हो गई होगी। अब तक गायों का रंभाना बंद हो गया था तो उसकी ननद दूध दूहने लगी। वो अपने पति के साथ घर वापस आ गई। अब तो ये आए दिन की बात हो गई। रात में वो सोने जाती तो उसे लगता कि उसकी कोठरी में वही है। यहाँ तक कि वो उसे अपने बिस्तर के अंदर भी दिखाई देता और वो कोठरी से बाहर भाग जाती। वो खेत में काम करने जाती तो वो उसके बगल में बैठ जाता और कभी उसके सामने बैठ जाता। वो जंगल जाती तो वो किसी पेड़ पर चढ़ा दिखता। वो जहाँ जाती वो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। उसका खाना पीना सोना सब हराम हो गया। वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। कभी खुद ही चिल्लाने लगती, कभी रोने लगती, कभी डर के मारे कहीं छुप जाती। हर समय कहती कि मुझे वो दिखाई दे रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। फूल सी लड़की दिन प्रतिदिन सूख कर कांटा हो गई। ससुराल वालों को लगा कि इनकी बेटी पागल है और उन्होंने इस पागल को हमारे गल बांध दिया है। अब तो ससुराल वाले उसे मारने पीटने लगे और उसकी जिंदगी नर्क के समान हो गई। कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उस टाइम पर आज की तरह मोबाइल और टेलीफोन भी नहीं थे, तो सूचना या तो पत्र के माध्यम से दी जाती थी या किसी आदमी द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। उन्होंने एक आदमी को उस लड़की के मायके रवाना किया और संदेश दिया कि अपनी बेटी को लेने आओ। वो आदमी विमला के मायके पहुंचा और उसने उन्हें विमला के पूरी खबर सुनाई और विमला के ससुराल वालों का संदेश भी दे दिया। ऐसा सुनना ही था कि विमला के माता पिता अचंभित रह गए। मायके में विवाह से पहले तो उनकी बेटी अच्छी खासी थी, फिर वहां जाकर उसे क्या हो गया कि सब लोग उसे पागल कह रहे हैं। आनंद फानंद में विमला के बड़े भाई और पिता उसके ससुराल पहुंचे। विमला के ससुर बोले, तुम्हारी बेटी पागल है, तुमने विवाह से पहले बात छुपाई, अब इसे अपने साथ ले जाओ। इसने अपने साथ साथ हमारी जिंदगी भी नरक बना दी है। हम अपने बेटे का दूसरा विवाह कर लेंगे। विमला के पापा ने कहा, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करिए। मेरी बेटी पागल नहीं है, शादी से पहले तो आपने भी उसे देखा था। पर उन लोगों ने उसकी एक बात ना सुनी और विमला के पिता बोले, मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लूँगा, आप बस मुझे कुछ समय दीजिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए, मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तब उसके ससुर ने कहा, ठीक है, अपनी बेटी को ले जाओ और उसका इलाज करवाओ। 6 महीने के भीतर अगर ये ठीक नहीं हुई तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगे। जयप्रकाश, जो कि अपने झगड़ालू और घमंडी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, आज अपनी बेटी की दशा देखकर फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, मैंने ऐसा तो कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है भगवान। ऐसे ही रोते पीटते वो विमला को लेकर अपने गांव वापस आ गया। सारे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सर्वगुण संपन्न विमला शादी होते ही पागल करार कर दी गई। विमला को देखकर कोई उसे पहचान तक नहीं पा रहा था। गोरा चांद सा मुखड़ा मलिन हो चुका था। उसे गले लगाकर उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। विमला हर किसी को देखकर डर रही थी, बस बार बार कहती, वो देखो वो वहाँ खड़ा है, वो देखो मुझे मार डालेगा। हर समय वो ऐसे ही चिल्लाती रहती। एक दिन विमला के पिता ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी उसकी माँ बोली, एक बार पूछ करवा कर देख लेते हैं, क्या पता किसी ने कुछ कर दिया हो हमारी बेटी पर। विमला के पिता ने बोला, ठीक है। उसकी माँ बोली, पड़ोस के गांव में एक बड़े जानकार पुछारे बैठे हैं, उनके पास ही पूछ कराने आओ, सुना है सब सच बताते हैं। जयप्रकाश के पिता दूसरे दिन ही चावल लेकर पास गांव के पुछवारे के पास गए। पुछवारे ने उसके चावल देखे और वो बोले, भूमि विवाद का मामला है, तुमने किसी की भूमि पर कब्जा किया है और वो नीची जाति का है,
तुम्हारे ही गांव का है। उसने तुम्हारी बेटी के पीछे साया लगा रखा है, वही उसे परेशान कर रहा है। अपनी भलाई चाहते हो तो जिसकी ज़मीन है उसे लौटा दो और उससे माफ़ी मांग लो, इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जयप्रकाश को तुरंत ही किशनलाल से हुए विवाद की याद आ गई। वो बोला, हाँ महाराज, गलती तो हुई है, सुधार लूँगा। दूसरे ही दिन जयप्रकाश किशनलाल के घर पहुंच गया। किशनलाल अपने घर की छत पर बैठा था। जयप्रकाश को देखकर बोला, और पंडित जी, आज कैसे इस नीच जात वाली के घर आ गए? किशनलाल, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस कर दूंगा, पर तुमने जो कुछ भी किया है कृपया करके उसे वापस कर लो, वरना मेरी बेटी पागल हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। किशनलाल बोला, अच्छा, पता चल गया तुझे? इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दूं? उस दिन तो भरी पंचायत में तूने जो मेरा अपमान किया था उसका क्या? गलती हो गई किशनलाल, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, पर मेरी बेटी को मत करो कुछ भी, उसने तो क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ठीक है, पहले तू सारी पंचायत के सामने मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़ेगा और मेरी ज़मीन वापस करेगा, तब जाकर मैं तुझे माफ़ करूँगा। मरता क्या ना करता। जयप्रकाश ने भरी पंचायत में किशनलाल के पैरों पर अपनी नाक रगड़ी और तब किशनलाल ने उसे माफ़ कर दिया और विश्वास दिलाया कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर वो अपने तांत्रिक मामा के पास गया और बोला, जयप्रकाश ने मुझे माफ़ी मांग ली है और मेरी ज़मीन वापस कर दी है, मेरा बदला पूरा हो गया, अब तुम वापस बुला लो उस भूत को और उसकी बेटी को ठीक कर दो। तब उसका मामा बोला कि तुम जयप्रकाश को मेरे पास भेजो, मैं उसे उपाय बताऊंगा। तब जयप्रकाश किशनलाल के मामा के पास गया और वो बोला, तुझे एक पूजा करानी पड़ेगी जो कि अमावस्या के दिन की आधी रात को होगी। उसके लिए तुझे किसी ब्राह्मण तांत्रिक से ही पूजा करवानी पड़ेगी। उस पूजा को करने के बाद तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। जयप्रकाश ने ऐसा ही करा और उसकी बेटी कुछ समय के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। उसके ससुराल वाले उसे सम्मानपूर्वक ले गए और अब जयप्रकाश बिल्कुल बदल गया था। उसे अपने बुरे काम का दंड मिल चुका था। उसके बाद उसने कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करा और हमेशा के लिए सुधर गया। कॉलेज की छुट्टियों के 3 महीने बाद रोनी, युग, रेखा, वीना सभी आज जंगल में कैंप लगाकर एडवेंचर करने जा रहे थे। युग के कारण उसके तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया था। वो 3 महीनों से बहुत दुखी था क्योंकि 3 महीने पहले कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षा देकर युग अपनी कॉलेज की दोस्त रोशनी के साथ उसे उसके घर छोड़ने अपनी बाइक से जा रहा था। युग और रोशनी कॉलेज में ही मिले थे और दोनों एक साथ जीवन भर रहने का फैसला भी कर चुके थे। दोनों ने अपने परिवार को भी शादी के लिए मना लिया था और कुछ ही महीनों बाद शादी करने भी वाले थे, पर किस्मत में शायद उनका मिलना लिखा ही नहीं था। तभी जब बीच रास्ते में रोशनी ने युग से आइसक्रीम मांगी, जिसे लेने के लिए युग बाइक को सड़क के साइड में लगाकर जा रहा था, तभी रोशनी भी उसके साथ ही आ रही थी। उसी समय उसका दुपट्टा बाइक के कोने में फंस जाता है और वो उसे निकालने लगती है। तभी युग रोशनी को पीछे मुड़कर देखता है तो रोशनी अपना दुपट्टा बाइक में से निकालते हुए दिखती है। वो उसकी मदद करने जाता ही है कि तभी एक बेकाबू कार आकर रोशनी को टक्कर मार देती है और युग की आंखों के सामने ही रोशनी खून से लथपथ सड़क पर पड़ी होती है। वो कार भी आगे जाकर किसी खंबे से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और एक पल में युग की आंखों के सामने सब कुछ बदल जाता है। रोशनी दूर खड़े युग को आखिरी बार देखकर हमेशा के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इस एक्सीडेंट के कारण रोशनी कुछ ही समय में अपने प्राण त्याग देती है। कुछ ही देर में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ में से एक शख्स एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसी समय जैसे युग को होश आता है और वो भीड़ को चीरते हुए रोशनी के पास आकर नीचे बैठकर उसका सिर अपने हाथों से पकड़कर अपनी गोद में रखकर पागलों की तरह बस अपने आप में बड़बड़ाता रहता है। अपनी लड़खड़ाती आवाज में वो कहता है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, हम तो शादी करने वाले थे, तुम मुझे छोड़कर कैसे आ सकती हो? उन दोनों को
ऐसे देख कुछ लोगों की भीड़ में से कुछ लोग युग से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसे तो जैसे होश ही नहीं था। वो तो बस अपने में बड़बड़ा रहा था। तभी एक व्यक्ति युग के पास पड़े उसके मोबाइल को उठाता है जो पहले उसके हाथ में था। वो उसके फ़ोन से उसके घर पर फ़ोन कर देता है और सारी जानकारी उन्हें देता है। कुछ देर बाद युग के माँ और पापा वहाँ पहुँच जाते हैं और युग और रोशनी को ऐसा देखकर युग के पापा रोशनी के घर फ़ोन कर देते हैं और उन्हें उनकी बेटी के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। युग की माँ उसको संभालने लगती है, पर अपनी माँ की तरफ देखकर भी युग यही कहता है, ये मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? इसने मुझसे वादा किया था, ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तो ये रोशनी नहीं है ना माँ? ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है और उसकी माँ बस उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी एम्बुलेंस भी आ जाती है और एम्बुलेंस से एक डॉक्टर बाहर निकलकर रोशनी को चेक करता है और युग की माँ की तरफ देखकर नाम में सिर हिला देता है। युग को पागलों की तरह ऐसे बड़बड़ाता देख उसकी माँ उससे कहती है कि रोशनी मर चुकी है, पर युग तो बस पागलों की तरह रोशनी को जगाया जा रहा था। कुछ देर में रोशनी के माँ और पापा आकर रोशनी को युग को जैसे तैसे छुड़वाकर अलग कर रोशनी को अपने साथ एम्बुलेंस से ले जाते हैं और युग के माँ और पापा भी उसे जैसे तैसे कर कर घर लाते हैं। पर 2-3 दिन बाद भी युग की हालत में कोई सुधार नहीं होता। वो अपने ही गम में डूबा रहता है। बीच बीच में उसके तीनों दोस्त आकर उसका ये हाल देखकर दुखी होते हैं, पर वो जैसे तैसे करके उसे मनवा कर खाना खिला देते हैं। धीरे धीरे युग की हालत ठीक होने लगी और उसके दोस्त भी उससे रोज मिलते और बातें करते और उसके इस दुख से उभरने में उसकी मदद करते। पर युग आज भी रोशनी को नहीं भूला है। वो आज भी रोशनी का दिया हुआ वो लॉकेट जिसमें उसकी और रोशनी की तस्वीर थी अपने गले में पहनता था, और जब भी उसे उसकी याद आती थी वो उस लॉकेट को पकड़कर अपनी आंखें बंद करके उसे याद करता था। आज जब तीनों दोस्तों के बहुत मनाने के बाद युग जंगल में एडवेंचर पर उनके साथ जा रहा था, सभी रोनी की कार से हंसते हुए बातें करते हुए जा रहे थे। रेखा और वीना पीछे की सीट पर बैठी थी। युग रोनी के साथ आगे बैठा था। कार रोनी ड्राइव कर रहा था। शाम होने वाली थी। वो शहर के बाहर ही पास ही के एक जंगल में जा रहे थे जहां बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट जाया करते थे। जंगल एडवेंचर करने का यह मौका आज इन लोगों को मिला था। रोनी आराम से कार ड्राइव कर रहा था कि तभी अचानक से मौसम ने करवट ली और अच्छा खासा मौसम खराब हो गया और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। तभी रोनी ने कहा, ऐसे मौसम में जंगल में जाना ठीक नहीं है। तभी वीना भी बोली, सही कह रहा तू, इस समय तो जाना ठीक नहीं है। रोनी ने कहा, ऐसा करना ठीक रहेगा क्या? क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया है। वो हम सब से 1 घंटे बाद निकलने वाले थे। वो भी शायद आधे रास्ते आ गए होंगे। उन सबको मना कर दूं क्या? रेखा बोली, तो क्या, अब हम घर वापस चले आए? हम तो जंगल पहुंचने ही वाले हैं। वीना रोकी से बोली, तू एक काम कर, उन सबको मना कर दे कॉल करके और कह दे आज की ट्रिप कैंसिल हो गई है। तो क्या हम लोग वापस जा रहे हैं? रेखा बोली, हाँ और क्या, अब हम सब अकेले ही थोड़े ना वापस जाएंगे। वैसे भी देखो मौसम कितना खराब हो रहा है। रोनी अपना मोबाइल युग को देखकर कहता है, ग्रुप में सबको मैसेज कर और ट्रिप कैंसिल होने का बता दे। युग भी ऐसा ही करता है। वो सभी हाईवे से होते हुए सड़क पर आ जाते हैं, पर वो रास्ता जंगल का था, इसीलिए वो सभी अभी भी जंगल के रास्ते पर ही थे। तभी अचानक से गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। रोनी गाड़ी से उतरकर गाड़ी चेक करता है, पर वो खराब हो चुकी थी। तभी वीना कहती है, चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई होटल मिल जाए, वहीं आज रुक जाएंगे। रात होने वाली है और मौसम भी बहुत बिगड़ रहा है और दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही जिससे लिफ्ट ले लें। जब कल मौसम अच्छा हो जाएगा तो अपने अपने घर चल देंगे। तभी युग ने कहा, यहाँ कहाँ इस जंगल में तुम्हें होटल मिलेगा? रोनी ने कहा, मिल सकता है यार, यहाँ अक्सर स्टूडेंट का ग्रुप आता है तो शायद होटल मिल जाए। रेखा ने कहा, ठीक है तो चलते हैं। सभी गाड़ी से उतरकर अपना थोड़ा वो सामान जो बैग में लाए थे
उसे गाड़ी की डिग्गी से निकाल कर चल पड़ते हैं। सभी कुछ दूर चलने पर ही थक जाते हैं और तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना सा होटल नजर आता है। सभी लोग होटल के अंदर जाते हैं। अंदर से वो होटल बाहर के मुकाबले काफी अच्छा दिख रहा था और होटल के अंदर लोगों की भी थोड़ी चहल पहल थी, जबकि बाहर से होटल थोड़ा खामोश सा लग रहा था। रिसेप्शन पे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था जिससे रोनी और युग रूम लेने के लिए बात कर रहे थे। वहीं रेखा और वीना पीछे खड़ी थी। कुछ देर में उन्हें पता चलता है कि होटल में 2 रूम ही खाली हैं और उन चारों को आमने सामने का कमरा मिला है। तो रेखा और वीना एक रूम में चली जाती हैं और युग और रोनी दूसरे रूम में। वीना और रोशनी कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और वहीं रोनी और युग भी कुछ बातें करते हैं। युग रोनी से कहता है, तुम्हें यहाँ अजीब नहीं लगा? ऐसे जंगल में होटल, वो भी बाहर से इतना बेकार दिखने वाला और अंदर से काफी सही लग रहा है ये। तभी रोनी उससे कहता है, तू ज्यादा सोच रहा है, चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है। दूसरे रूम में रेखा वीना से कहती है, मुझे इस होटल में न जाने क्यों अजीब सा एहसास हो रहा है। तो वीना बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये नई जगह है इसीलिए शायद तुझे ऐसा लग रहा होगा। अब सो जा क्योंकि मैं तो सोने जा रही हूँ। एक तो सारे प्लान की इस बारिश ने ऐसी तैसी कर दी। तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वीना अपनी आंखें बंद करके सो जाती है, पर रेखा की आंखों से तो नींद जैसे गायब हो गई थी। वो कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर बारिश को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ युग का भी यही हाल था। रोनी तो सो चुका था पर युग को तो नींद आ ही नहीं रही थी। वो भी बाहर होती बारिश को देखते हुए रोशनी के दिए हुए लॉकेट को पकड़कर उसे याद कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। वो पलट कर देखता है। वो बिल्कुल भी नहीं चौंकता रोशनी को अपने सामने खड़ा देखकर, बल्कि वो उसे वहां देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तभी रोशनी मुस्कुराते हुए बोलती है, तभी आज ही मेरा दिया हुआ लॉकेट मरने के बाद अपने से दूर नहीं करा। युग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है, तुमसे खुद को अलग कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ अगर मैंने तुम्हारे इस लॉकेट को खुद से अलग करा तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। हाँ, इस लॉकेट को अपने पास रखकर मैं स्वार्थी बन रहा हूँ, पर जब मैं बहुत दुखी था तब तुम्हारी आत्मा मुझे मिलने आई और तब मुझे याद आया कि मेरे पास तुमसे जुड़ी ये याद आज भी है, जिसकी वजह से तुम मुझसे मिलने आ जाओगी। जब मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा या दुखी होऊंगा तभी रोशनी ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें मिलने आ जाऊंगी जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। पर एक बात याद रखना, एक दिन तुम्हें ज़रूर एहसास होगा कि ज़िंदगी आज में जी जाती है, अतीत में नहीं। शायद उस दिन तुम मुझे इस दुनिया से आज़ाद करोगे और मुझे उस दिन का इंतज़ार है। तभी युग ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तभी रोशनी बात बदलते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मुझे इस जगह पर मेरे अलावा और दूसरी आत्माओं का भी आवाज़ हो रहा है। तभी युग को रेखा की एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जिसकी वजह से रोनी की भी आंख खुल जाती है। वो उठकर युग से कहता है, ये रेखा की चीख थी ना, ये रेखा की चीख थी ना। युग के अलावा कोई भी रोशनी को नहीं देख सकता था, इसीलिए रोनी को भी नहीं पता चलता कि युग के साथ वहां रोशनी की आत्मा भी मौजूद है। वो युग के साथ रेखा और वीना के कमरे की तरफ भागता है। वो उन दोनों के कमरे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं रूम का डोर खुला है और रेखा एक कोने में बैठी अपने मुंह नीचे कर चिल्लाई जा रही है। बेड पर लेटी वीना को तो जैसे होश ही नहीं था और उसका पलंग हवा में झूल रहा था और नीचे फर्श पर कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था। युग और रोनी रेखा के पास आते हैं और रोनी उसके लिए पास ही टेबल पर पड़ी पानी की बोतल उठाता है और युग रेखा को खड़ा करता है और रोनी उसे पानी की बोतल देता है। तभी एकदम से वीना का पलंग हवा से नीचे जमीन पर एक जोरदार आवाज के साथ गिर जाता है और वीना के सिर में चोट लग जाती है। उसे भी होश आता है और वो अपने सिर पर हाथ रखकर अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर पलंग से उठकर अपने दोस्तों से पूछती है, इस आखिर हो क्या रहा है? और इतना बोलकर वो लड़खड़ाने लगती है।
तभी रोनी जल्दी से आकर वीना को संभालता है और उसे आराम से नीचे बिठाता है। तभी रेखा आगे बढ़कर अपना बैग लेकर आती है और अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वीना को दवा लगाकर पट्टी बांध देती है। इसके बाद वो सभी को आराम से नीचे बैठने को कहती है। सभी नीचे बैठ जाते हैं और तभी युग रेखा से कहता है, तुम इतनी जोर से चीखी क्यों और ये सब क्या हो रहा है? तभी रेखा कहती है, मैं तो उस खिड़की के पास खड़ी बाहर होती बारिश को देख रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मैं एकदम से डर के मारे पलटी तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं कुछ और सोचती उससे पहले ही डोर पर किसी ने नॉक करा, पर डर की वजह से मैंने डोर नहीं खोला। डोर पर 2-3 बार नॉक होने पर मैंने हल्के से डोर खोला तो मैंने देखा बाहर एक रूम सर्विस वाला लड़का खड़ा था। मैंने उससे कहा, तुम इतनी रात को क्यों आए हो? वो रूम सर्विस वाले लड़के ने कहा, आपके दोस्तों ने खाने का ऑर्डर किया था अपने लिए और आपके लिए। तो मैंने उससे पूछा, रात के 12 बजे? तो उस रूम सर्विस वाले लड़के ने कहा, आप खुद ही पूछ लीजिए कॉल करके, मैं ये खाना अंदर रख के जा रहा हूँ। वो लड़का खाना रखकर रूम में से चला गया। मैं तुम लोगों को कॉल करने ही जा रही थी कि तभी एकदम से जिस पलंग पर वीना सो रही थी वो अपने आप हवा में उड़ने लगा और जब मैं उसे देखकर चिल्लाने जा रही थी तभी मेरे गले से आवाज़ एकदम रुक सी गई और मैं बस अपना गला पकड़ के चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। तभी मैं डर के मारे पानी पीने के लिए टेबल के पास गई तो मैं खाने के बर्तन से टकरा गई और तभी उस खाने के बर्तन में मैंने जो देखा वो रेखा इतना बोलकर बोलते बोलते ही उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। क्या रेखा, आगे बोलो। पर रेखा तो डर से कांपते हुए नीचे पड़े खाने के बर्तन की तरफ अपनी उंगली से इशारा करती रही। तभी रोनी उस खाने के बर्तन को सीधा करता है तो वीना फिर से डर से चीखने लगती है। वीना भी डर से चीखने लगती है और रेखा तो बेहोश ही हो जाती है। रोनी और युग भी देखकर चौंक जाते हैं कि खाने के बर्तन में किसी इंसान का कटा हुआ सर था जो उन लोगों की तरफ देखकर किसी जिंदा सर की तरह मुस्कुरा रहा था। युग खुद को संभालता है और रोनी पानी की बोतल से वो थोड़ा पानी लेकर रेखा के चेहरे पर छिड़कता है और उसे होश आता है और वो जब इस कटे हुए सर को फिर से देखती है वो डर कर युग को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो बोलते बोलते रोने लगती है। युग रेखा को अपने से अलग करके उसे समझाते हुए कहता है, प्लीज़ डरो मत, हम सब यहाँ इसी वक्त चल रहे हैं। वीना और डोनी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं। तभी वो कटा हुआ सर अचानक से किसी जिंदा सर की तरह हंसते हुए कहता है, यहाँ तुम आए अपनी मर्जी से हो पर जा नहीं पाओगे। कोई कुछ बोलता है उससे पहले ही वो कटा हुआ सर अपनी उसी डरावनी हंसी में कहता है हाँ, और एकदम से आंखें बंद कर लेता है। चारों बस उसे देखते रह जाते हैं। रोनी सबसे कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी वीना सबसे कहती है, हमें कॉल करके किसी से मदद लेनी होगी। तभी सब लोग अपना अपना मोबाइल अपने हाथ में लेकर देखते हैं तो किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। अचानक से तभी पूरे होटल की लाइट बंद हो जाती है और पूरे होटल में अंधेरा छा जाता है। तभी युग अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश चालू करता है और तभी उसकी नज़र मोबाइल में शो हो रहे टाइम पर जाती है। रात के 1 बज रहे थे। तभी सभी युग की तरह अपने अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू कर देते हैं जिससे रूम में थोड़ा उजाला हो जाता है। युग अपने दोस्तों से कहता है, अच्छा है इस होटल में हम अकेले नहीं हैं, और भी तो लोग हैं यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतनी आवाज़ों के बाद भी यहाँ पर कोई देखने क्यों नहीं आया हमें? अजीब बात नहीं है ये? हम इस रूम से बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगते हैं तो शायद हमें मदद मिल जाएगी, रेखा कहती है। तभी वीना बोलती है, शायद यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में हैं। पूरे होटल की लाइट चली गई, हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया बट कोई भी नहीं उठा। तभी रोनी कहता है, चलो बाहर चलकर देखते हैं, सबसे पहले तो रिसेप्शन पर ही चलते हैं। तभी योग बोलता है, रोनी सही कह रहा है, चलो देखते हैं चल के।
सभी रूम से निकलते हैं, पर रेखा कहती है, 1 मिनट, मैं अपना बैग ले लेती हूँ। वीना उससे कहती है, अब इस समय भी तुम बैग की पड़ी है? तो रेखा कहती है, क्या पता हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तभी रोनी कहता है, अब अपनी बहस बंद करो, अपना बैग लेकर जल्दी आओ, वीना के साथ मैं और युग आगे बढ़ रहे हैं। युग और रोनी मोबाइल की फ्लैश की मदद से रिसेप्शन की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें होटल के एक रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं और अजीब सी बदबू हुई। तभी वो उस रूम के पास जाते हैं और रोनी उस रूम के दरवाजे पर नॉक करता है, पर डोर रोनी के नॉक से खुल जाता है। युग आगे आकर डोर खोलकर मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट से अंदर देखता है तो उसे पूरे रूम में अंधेरा ही दिखाई देता है। तभी वीना और रेखा भी वहाँ आ जाते हैं और रेखा, रोनी, वीना भी अपने मोबाइल लेकर उस रूम के अंदर आते हैं और वो सभी अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट में जो देखते हैं उसे देखकर वो सभी एक बार फिर से चिल्ला पड़ते हैं। रोनी डरते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, ये सड़ी गली लाशें हैं, इतनी सारी वो भी। तभी सब लोग अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लेते हैं और चारों डरते और घबराते हुए उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। पर उनके उस रूम से बाहर निकलते ही होटल के सारे रूम के डोर एक एक करके खुल जाते हैं और वो चारों ये देखकर एक जगह जम जाते हैं। तभी सभी रूम्स में से सड़ी गली लाशें रूम के डोर पर आकर खड़ी हो जाती हैं और डोर पर खड़ी वो लाशें उन चारों की तरफ एकटक देखती हैं और सभी से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ये सब देख चारों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़ी ही तेजी से उस अंधेरे होटल में बस मोबाइल की फ्लैश की सहायता से आगे बढ़ते हैं। वे लोग गिरते पड़ते होटल के बाहर के दरवाजे की तरफ भाग रहे थे। कुछ ही देर में जैसे तैसे करके वो बाहर के दरवाजे के पास पहुंच भी जाते हैं और तभी उन लोगों को एक झटका लगता है। वो चारों देखते हैं कि बाहर के दरवाजे के पास रिसेप्शन पर कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक मुर्दा लाश बैठी है जो चारों की तरफ देखकर अपनी डरावनी मुस्कुराहट से उनको और भी ज्यादा डराती है। वो चारों बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ डरते डरते बढ़ने लगते हैं। दरवाजे के पास पहुंचकर युग और रोनी उसे खोलने का प्रयास करते हैं बट वो नहीं खुलता। तभी रेखा रोती हुई आवाज में कहती है, अब हम सब मर जाएंगे इस भूतिया होटल में। तभी वीना रेखा से कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू रोना बंद कर। रेखा चुप होती है और अब रेखा और वीना भी रोनी और युग को दरवाज़ा खोलने में मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। ये लोग अभी ऐसा कर ही रहे होते हैं कि इन सबको अचानक से अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है, जैसे सैकड़ों कुत्ते एक साथ गुर्रा रहे हों। वे सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। जब वो पीछे देखते हैं तो उनकी सांसें अटक जाती हैं और हलक सूख जाता है। वो चारों देखते हैं कि सारी जिंदा और बदबूदार लाशें जो कुछ देर पहले होटल के रूम के डोर पर खड़ी थी, वे सभी लाशें गुर्राते हुए अब उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। वीना और रेखा तो उन्हें देखकर चिल्लाए जा रही थी। युग और रोनी बाहर का दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से वो सारी मुर्दा लाशें उन चारों पर हमला कर देती है और वो चारों जोर से चिल्लाते हैं, बचाओ। तभी अचानक से कुछ अजीब होता है। उन सभी मुर्दा लाशों और युग और उसके दोस्तों के बीच एक तेज चमकदार रोशनी की लकीर से खिंच जाती है और वो सारी मुर्दा लाशें गुर्राते हुए पीछे हटकर जमीन पर धड़ाम गिर जाती हैं। तभी उस सफेद चमकदार रोशनी में युग को कोई अपना मुस्कुराता हुआ दिखता है और ये और कोई नहीं, रोशनी थी जो युग और उसके दोस्तों की मदद करने आई थी। युग जब एक पल के लिए उसे देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोनी आवाज में कहता है, मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। तभी उसके तीनों दोस्त का चेहरा देखने लगते हैं। युग तो आंसू बहाते हुए नीचे ही बैठ जाता है और तभी रोनी उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तो युग कहता है, वो रोशनी।
तभी वीना और रेखा भी उसके पास आकर उसे समझते हुए कहते हैं कि रोशनी मर चुकी है, संभालो अपने आप को युग। तभी रोशनी भी वहां से गायब हो जाती है। युग भी खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछता है और खड़ा होकर कहता है, मैं बाद में तुम लोगों को सब बताऊंगा, पहले हमें यहाँ से कैसे भी करके बाहर जाना होगा, इसके बारे में सोचना जरूरी है। युग को ऐसा बोलता देख उसके तीनों दोस्तों में भी हिम्मत आ जाती है और तभी रेखा अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। वीना उससे कहती है, तुम क्या ढूंढ रही हो? तभी वो कहती है, मिल गया। क्या मिल गया तुम्हें? रोनी बोलता है। तभी वो मुर्दा लाशें भी उठ खड़ी होती हैं और फिर से उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। तभी रेखा बोलती है, ये लाइटर है मेरे पास, हमें बस एक लंबी लकड़ी जैसा कुछ चाहिए और एक कपड़ा चाहिए। ये उससे कहता है, उससे क्या होगा? तो वो बोलती है, हम आग से शायद इन्हें दूर रख सकते हैं। और तुझे कैसे पता? वीना बोलती है, मूवीज में देखा है, पर ये मूवी नहीं है, जानती हूं, पर कोशिश करके देखने में क्या जा रहा है। यू कहता है, ठीक है, बिना कुछ किए मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरे। तभी युग अपने चारों ओर नजर दौड़ाता है और फिर एकदम से उसकी नजर दरवाजे के ऊपर लगे पर्दे पर जाती है। वो पर्दे के साथ उसकी लोहे की रोड को नीचे खींच लेता है। साथ में रोनी भी उसकी मदद करता है। रेखा पर्दे को लोहे की रोड से बांधकर उसमें आग जलाकर उसे मशाल जैसा बना देती है और उसे रोनी को देती है। रोनी उसकी मदद से सभी मुर्दा लाशों को दूर करने लगता है और रेखा, युग, वीना तीनों अपनी मिलकर पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वो रिसेप्शन वाली लाश युग और वीना की तरफ बढ़ने लगती है। रेखा अपना बैग उसके मुंह पर जोर से मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। वीना रिसेप्शन पर जाकर वहां पड़ी लोहे की चेयर को घसीट कर लाती है और फिर रेखा, वीना, युग तीनों उस चेयर की मदद से पूरी ताकत से जोरदार वार करते हैं और आखिरकार दरवाजा टूट जाता है। तभी रोनी का हाथ आग की गर्मी की वजह से जलने लगता है और उससे मशाल छूटने ही वाला होता है कि युग रोनी से वो मशाल अपने हाथों में लेता है और तभी रोनी, रेखा और वीना के साथ मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का मारकर पूरी तरह से वो तोड़कर बाहर आ जाते हैं। पर तभी युग के हाथ से मशाल छूटने ही वाली होती है कि तीनों दोस्त मिलकर उसे बाहर खींच लेते हैं और रोनी युग से वो मशाल लेकर उन सभी मुर्दा लाशों पर फेंक देता है। कुछ ही देर में उन चारों की आंखों के सामने सभी मुर्दा लाशें एक एक करके उस आग में जलने लगती हैं और उसी समय किस्मत से बाहर होती बारिश भी बंद हो जाती है और वो चारों वहां से दौड़ते दौड़ते हाईवे पर आ जाते हैं। चारों हाईवे पे आकर कुछ देर हांफते हुए सांस लेते हैं और तभी उन्हें सामने से कार आती दिखाई देती है। चारों लिफ्ट लेकर कुछ घंटों बाद शहर पहुंच जाते हैं और फिर सभी 2 दिन बाद युग के घर मिलने का कहकर अपने अपने घर चले आते हैं। 2 दिन के बाद रोनी, रेखा, वीना युग से मिलने उसके घर आते हैं और युग से रोशनी के बारे में पूछते हैं। तो युग सभी को रोशनी, लॉकेट और उसकी आत्मा के बारे में सब बताता है। उसके तीनों दोस्त ये सुनकर चौंक जाते हैं और तीनों युग पर गुस्से से बरस जाते हैं। तूने ये सही नहीं किया युग, तूने अपने स्वार्थ के लिए रोशनी को अब तक इस दुनिया में कैद करके रखा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो युग, भले ही रोशनी तुम्हारे साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे पूरी जिंदगी कैद करोगे। ये किसी के लिए भी सही नहीं है। अगर तुम्हें उसे जिंदा रखना है तो अपनी यादों में रखो, उसे आज़ाद कर दो, यही उसके लिए और तुम्हारे लिए सही रहेगा। तुम सब सही कह रहे हो, मैं सचमुच बहुत स्वार्थी हो गया था और बेवकूफ़ भी। मैंने सोच कैसे लिया किसी की बिना मर्जी के उसे कैद रखना सही होगा, इससे रोशनी को भी तकलीफ होती होगी। जैसे उस भूतिया होटल में वो सभी अतृप्त आत्माएं इस दुनिया में फंस कर कितनी तकलीफ में थी, शायद ऐसा ही कुछ मैं रोशनी के साथ कर रहा था। इसीलिए मैं उसे आज़ाद कर दूंगा, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। वैसे भी हम जिन्हें चाहते हैं उन्हें खुद से बांध कर रखना, उनकी आज़ादी छीनना सही नहीं। अगर वो सच में हमारा होगा तो किसी न किसी रूप में हमें वापस मिल जाएगा, नहीं तो उसकी मीठी यादें ही हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और कैसे करोगे तुम उसे आज़ाद? चलो मेरे साथ। कहाँ पर?
तुम बस चलो। इतना कहकर वो घर के आंगन में सभी को लाता है और अपने गले से लॉकेट उतार कर एक छोटा सा गड्ढा खोद कर उसमें डाल देता है और उसके ऊपर वो एक छोटा सा पौधा लगाता है। युग कहता है ये पौधा मुझे हमेशा रोशनी की याद दिलाएगा और अब मैं हाथ जोड़कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो रोनी कहता है तुम अकेले नहीं, हम सब भी करेंगे। तभी वीना और रेखा भी हाँ बोलती हैं। सभी हाथ जोड़कर रोशनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और जब सभी आंखें खोलते हैं तभी एक पल के लिए युग को रोशनी की आत्मा मुस्कुराकर गायब होती दिखाई देती है और वो हमेशा के लिए उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। युग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोनी ये देखकर कहता है कि क्या हुआ, तो अब फिर से गंगा जमुना वाले आंसू बहाना शुरू मत कर देना। इतना कहकर तीनों दोस्त युग को गले लगाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग युग के घर पे सोफे पर बैठे थे और युग बोलता है कोई बताएगा उस भूतिया होटल की क्या कहानी है। तभी रेखा कहती है मैंने अपनी दादी से बात करी थी, इस बारे में उन्होंने मुझे बताया कि वो होटल आज से नहीं बहुत साल पहले वहाँ पर था और वो बहुत ज़्यादा पुराना होटल है। जब वो बना था तो उससे काफ़ी समय पहले से ही वो जगह श्रापित सी थी। मतलब किसी को कंफर्म तो नहीं पता, बट बोलते हैं कि पहले कभी वहाँ पर शमशान था जिसके बाद वहाँ पर पहले घर बना, लेकिन उस घर में रहने वाले परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ और कई लोगों की मौतें हुई, जिसके बाद उस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया जब वहाँ पर होटल बना। होटल भी स्टार्टिंग में अच्छा चला, बट धीरे धीरे वहाँ पर ये सारी घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे वहाँ पर एक एक करके सभी लोग होटल में अपने ही लोगों को मारने लगे और सुबह तक उस होटल में वहाँ रुके लोग और होटल मालिक की लाश मिली। इस अजीबोगरीब हादसे के बाद वो होटल हमेशा के लिए बंद हो गया। ऐसा तो उस दिन वो होटल खुला क्यों था और वो लोग कौन थे? तो रेखा बोलती है हमें भ्रम हुआ था कि वो होटल खुला है क्योंकि उस होटल में रात होने के बाद बुरी शक्तियाँ घूमती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो होटल खुला है और वहाँ पर लोगों की चहल पहल है। पर जो भी हम लोग वहाँ पर देख रहे थे वो सभी बस लाशें थी। तो क्या आज भी वहाँ पर आत्माएं घूम रही होंगी? मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि हमने जब होटल में आग लगाई तो उन आत्माओं को मुक्ति मिल गई हो। तभी वीना ने कहा काश ऐसा ही हुआ हो। तभी युग बोलता है चलो छोड़ो, किसी नई जगह चलते हैं जहाँ पर भूत प्रेत ना हो। रेखा बोलती है मैं अब कहीं नहीं जाने वाली, तुम लोग पता नहीं कौन सी नई मुसीबत में फंसा दो। वीना ने मजाकिया अंदाज में कहा क्यों ना इस बार हम कोई पुरानी हवेली चलें जहाँ पर भूतों का राज हो। रोनी ने भी वीना की बात का समर्थन करते हुए कहा हाँ क्यों नहीं, वैसे भी भूत प्रेत से लड़ने का अब तो अनुभव भी आ गया है। रेखा और युग उन दोनों का मजाक समझ जाते हैं और दोनों मिलकर वीना और रोनी को सोफे पर पड़ी पिलो लेकर मारने लगते हैं और फिर चारों पिलो फाइट करते हैं और हंसते हंसते एक दूसरे से गले लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज पसंद आए हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो पर एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।